सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 62 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 62 के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है ब्रिटिश भारत के संवैधानिक सुधार 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इस अधिनियम को लाने के पीछे के बैकग्राउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस 1892 के अधिनियम को लाने के आखिर में आवश्यकता क्यों पड़ी, 1892 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान अर्थात वो कौन से सुधारात्मक पहलू थे जिनको इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों के लिए प्रस्तावित किया। साथ ही इस अधिनियम के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियों की क्या प्रतिक्रिया रही, भारतीय राष्ट्रवादियों ने किस तरह से इसके प्रति रेस्पॉन्ड किया, इसकी भी बात हम अपने चौथे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। और सबसे अंत में देखेंगे कि ओवरऑल इस 1892 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट को हम किस रूप में देख सकते हैं। क्या वास्तव में ये सुधारों की मंशा से लाया गया था या इसके पीछे ब्रिटिश हुकूमत के किसी और प्रकार के उद्देश्य थे, या वो अपने सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए ही ये अधिनियम या ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसको लेकर के आई थी। तो आज के व्याख्यान में हम सब इन्हीं बातों की बात विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम को लाने के पीछे का बैकग्राउंड है वो क्या था। 1892 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट को अगर हम देखें तो ये भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लाया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद और 1860 के दशक के अंत में स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाली संस्थाओं का विकास हुआ। उन्होंने जैसे बंगाल की बात करें, हम मद्रास की बात करें या हम महाराष्ट्र की बात करें, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर स्थानीय समस्याओं के माध्यम से लोगों को अपने एक साझे शत्रु अंग्रेजों के प्रति जोड़ने का कार्य किया। और इन सब बातों को पूरी बारीकी से नज़र रखे हुए थे ब्रिटिश हुकूमत, औपनिवेशिक प्रशासन है वो इन बातों पर बारीकी से नज़र रखे हुए थे। तो बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव के कारण भारतीयों की बहुत सारी मांगों को उठाया गया और उनमें इस बात का प्रचार प्रसार किया गया कि भाई भारतीयों का जो आर्थिक शोषण है या भारतीयों का जो इस तरह के उत्पीड़न और कष्टों का सामना जो भारतीयों को करना पड़ रहा है उसके पीछे ब्रिटिश हुकूमत का ये दमनकारी चेहरा है जिसमें उसने भारतीय जनता के बीच में नैतिकता के आवरण को ओढ़ रखा है और भारतीय जनता के बीच में इस विचार को फैलाया जा रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए शासन कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश हुकूमत की जो नैतिकता के दावे की धीरे धीरे एक एक करके उसकी परतें हैं उसको उधेड़ने का कार्य किया गया। और दूसरा अगर हम देखें इस 1892 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट की अगर मैं बात करूं कि ये क्यों लाया गया, तो ब्रिटिश शासन ने भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में जो प्रारंभिक प्रयास 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से किया, बाद में 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया, 33 का अधिनियम आया, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आ रहा है और बाद में 1861 ईस्वी का अधिनियम आया। तो हम ये भी मान सकते हैं कि 1861 के पश्चात का जो भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम लाए गए ये और कुछ नहीं, ये लगातार एक भारत में जो राजनीतिक असंतोष पैदा हो रहा था विभिन्न मुद्दों को लेकर के ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, तो ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासकों ने और स्वयं ब्रिटिश हुकूमत के जो शीर्ष लेवल के अधिकारी गण हैं उनका ये मानना था कि समय समय पर इस तरह से सुधारों का चाहे नाम मात्र के सुधार किए जाएं, चाहे नाम मात्र के ही सुधारों का दिखावा किया जाए, अगर हम इस प्रकार के सुधारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो भारतीयों के राजनीतिक असंतोष को समय रहते हैं दबाया जा सकता है और भारतीय शायद उससे संतुष्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय लोग राष्ट्रीय रूप से इतने जागृत नहीं है, उनमें राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो पाया। तो 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को हम भारत में समय समय पर उत्पन्न होने वाले राजनीतिक असंतोष और आंदोलन और परिषदों में सुधार की एक क्रमबद्धता के रूप में ही देख सकते हैं। और एक्चुअल में जो एक के बाद एक जो अधिनियम या परिषद अधिनियम या सुधार अधिनियम को लाने की आवश्यकता पड़ी वो इसलिए भी लाने की पड़ी क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने कभी इस मंशा से ये सुधार अधिनियम नहीं लाए कि इसमें भारतीयों को पार्टिसिपेशन हमें करवाना है, भारतीयों को वास्तविक राजनीतिक अधिकार दिए जाने हैं। जो कुछ भी किया आनन फानन में सिर्फ भारतीयों के असंतोष को दमित करने के लिए भारत के कुछ प्रभावशाली वर्गों को मांगों को संतुष्ट कर दिया जाए या उनको सुधारों के नाम पर ऐसा दिखावा कर दिया जाए कि भारतीय उस ब्रह्म जाल में उलझ करके रह जाए।
तो अनिच्छा से सुधार किए गए थे। इन सुधारों के पीछे कोई वास्तविक मंशा नहीं थी कि भारतीयों को किसी प्रकार के कोई अधिकार दिए जाए। तो अनिच्छा से किए गए सुधार और उनकी अपर्याप्तता के कारण ही 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम और बाद में 1909 ईस्वी का अधिनियम और उसके बाद में 1919 ईस्वी के अधिनियम जैसे सुधारवादी कदमों को लेकर के आना पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को। तो अगर हम 1892 ईस्वी के अधिनियम की पृष्ठभूमि पर अगर हम बात करें तो ये बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव के कारण 1861 के पश्चात भारतीय संविधान का विकास है वो राजनीतिक असंतोष आंदोलन परिषद में सुधारों के क्रमबद्धता से ज़्यादा इसे किसी भी रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि 1861 में इससे पहले यानी 1892 ईस्वी के जिस इंडियन काउंसिल एक्ट पर आज हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले 1861 ईस्वी में भी इंडियन काउंसिल एक्ट बना था, भारतीय परिषद अधिनियम बना था। उस अधिनियम से और 1892 ईस्वी अगर हम पूरे समय खंड की बात करें तो 31 वर्षों की काल अवधि में भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक धरातल पर कौन कौन सी गतिविधियां घटित हुई जिसके कारण से ब्रिटिश हुकूमत को 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम को लेकर के आने की आवश्यकता पड़ी। तो उस समय के अगर हम राजनीतिक घटनाक्रम की कुछ घटनाओं को देखें तो शायद ये समझ में आ जाएगा कि 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में जो संवैधानिक सुधार की जो प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष जो ब्रिटिश हुकूमत लेकर के आई और बाकायदा ब्रिटिश संसद में इंडियन काउंसिल एक्ट को पास भी किया गया और भारत के संवैधानिक सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। तो 1861 से 92 ईस्वी में ऐसे कौन कौन सी घटनाक्रम घटे कि जिसमें भारतीयों का जो असंतोष वो धीरे धीरे पनप रहा था वो अपने चरम रूप में पहुंच जाता है। तो उन्हीं की हम पड़ताल कर लेते हैं कि 1861 से और 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारियों और प्रशासकों के द्वारा भारतीयों के संदर्भ में कौन कौन से दमनकारी या उत्पीड़नकारी स्टेप है उठाए गए जिसने भारतीयों में एक राजनीतिक असंतोष पैदा कर दिया और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत है वो सिर्फ भारतीयों का शोषण करना चाह रही है, ये किसी भी प्रकार से सभ्य सरकार नहीं है, ये भारतीयों को उनके मूल मानव अधिकारों से वंचित करना चाह रही है। तो उन्हीं की हम बात करने जा रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे प्रकरण को समझ लेते हैं कि इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ऐसा कुछ हो गया था इन 31 सालों की अवधि में। तो 1861 से और 1892 ईस्वी के अगर हम राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद है काफ़ी कुछ बदल चुका था और भारत में जो शिक्षित अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्यम वर्ग की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोगों के बीच में अंग्रेजी शिक्षा के कारण अलग अलग प्रांतों के जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हैं उनको एक दूसरे के पास आने का मौका मिलता है और विचारों के स्तर पर उनमें जैसे कि काफ़ी है कुछ मुद्दों पर सहमति बनती है और वो इस बात को समझते हैं कि भाई भारत में जो अंग्रेज है वो किसी भी प्रकार से सभ्य बनाने के लिए नहीं है और भारत के जो लोगों का ये शोषण कर रहे हैं। तो राष्ट्रीयता की भावनाओं का बढ़ता प्रसार हुआ और अंग्रेजी के प्रभाव ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि जब अंग्रेजी पहले तो क्या था कि भारत के अलग अलग भागों की भाषाएं अलग अलग थी, लोगों के बीच में भाषा के स्तर पर एक अवरोध उत्पन्न होता था। लेकिन जब ब्रिटिश शासन ने अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग है उसके विचारों में भाषा के स्तर पर एक रूपता स्थापित हो गई और उन्होंने जो पश्चिम के साहित्य को जब उनको पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने देखा कि पश्चिम में किस तरह के मानव अधिकार और मानवीय स्वतंत्रता के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत भारत की जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित कर रही है। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो भारतीय मध्यम वर्ग है ये विचारों के स्तर पर, भाषा के स्तर पर और राष्ट्रीयता के स्तर पर वो एक साथ एकीकरण के सूत्र में धीरे धीरे बंधने लगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉर्ड लिटन एक प्रतिक्रियावादी जो वायसराय के रूप में 1876 ईस्वी में वो भारत के वायसराय बनकर के आते हैं और 4 साल की छोटी काल अवधि के लिए वो भारत में रहते हैं। लेकिन लॉर्ड लिटन है वो बड़े प्रतिक्रियावादी थे, जातीय अहंकार से वो ग्रस्त थे और भारतीयों को वो बिल्कुल भी एक तरह से तुच्छ वस्तु मान करके भारतीयों के साथ व्यवहार करते थे। वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहते थे कि भारतीयों को किसी भी प्रकार के राइट दिया जाए। वो स्वयं अपनी नीतियों का विरोध भारतीय लोग करें इस चीज़ को कोई पसंद नहीं करते थे। तो लॉर्ड लिटन वो व्यक्ति थे वायसरायों की श्रृंखला में जिसने इस स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया, विकृत रूप प्रदान किया। अगर हम लॉर्ड लिटन के दमनकारी कदमों की बात करें तो 1878 ईस्वी में वो 2 एक्ट लेकर के आए। एक था भारतीय भाषाई समाचार पत्र एक्ट जिसे हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जानते हैं और दूसरा है भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय भाषाई समाचार पत्र एक्ट में लॉर्ड लिटन ने कहा
कि ऐसा कोई भी भारतीय समाचार पत्र बगैर ब्रिटिश शासन की पूर्व अनुमति के नहीं निकल सकता जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसी भी प्रकार के उत्तेजना पैदा करने वाले विचार को जैसे कि जगह दी जाती है। यानी भारतीय भाषाई समाचार पत्रों को लॉर्ड लिट्टन ये मानता था कि ये जनता में धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार कर रही है और भारतीय लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। तो भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर पूरी तरह से सेंसरशिप लागू करने के लिए लॉर्ड लिट्टन है ये दमनकारी कानून है वो लेकर के आए। इसके अलावा भारतीय लोग जो शुरुआत से परंपरागत रूप से आत्मरक्षा के लिए अपने पास जो हथियार रखने की परंपरा थी, उस हथियार रखने की परंपरा से भी लॉर्ड लिट्टन ने उनको वंचित करने का प्रयास किया और इस वंचित करने के प्रयास के रूप में वो भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी इंडियन आर्म्स एक्ट है वो 1878 ईस्वी में लेकर के आया और ये कहा कि कोई भी भारतीय बगैर ब्रिटिश प्रशासन की अनुमति के अपने पास है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हथियार नहीं रख सकता। क्योंकि लॉर्ड लिट्टन को यह लगता था कि अगर भारतीय लोगों के द्वारा ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ कोई विद्रोह किया जाएगा तो ये अस्त्रों का जो इनके पास जो अस्त्र शस्त्र जो रखे हुए हैं उनका ये यूज कर सकते हैं। तो ये लॉर्ड लिट्टन के दो दमनकारी कानून थे। उसी समय की अगर हम बात करें तो ये भयंकर अकाल पड़ गया मध्य भारत में और लॉर्ड लिट्टन ने उस समय जो ब्रिटेन की जो महारानी है उसके सम्मान में एक बहुत बड़े दरबार का एक मैं कहूँ कि एक विशाल और भव्य समारोह का आयोजन किया, जबकि उस समय उसकी आवश्यकता थी कि जो लोग अकाल से पीड़ित थे उनकी सहायता की जाए, लेकिन जो राजकीय धन है जो भारत की जनता के से टैक्स के रूप में लिया गया धन था उसको अन्य कार्यों में खर्च किया गया। लॉर्ड लिट्टन को भारत के लोग मर रहे थे, अकाल से पीड़ित थे, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अन्न का संकट पैदा हो गया था, इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं था क्योंकि उसको लगता था कि भारत के लोग हैं वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो लॉर्ड लिट्टन की इस प्रकार की सोच, लॉर्ड लिट्टन के इस प्रकार के जो स्टेप्स है उससे भारतीय जनता को और भारत के राष्ट्रवादी नेताओं को ये लगने लग गया कि ये लॉर्ड लिट्टन के रूप में ये ब्रिटिश शासन का ही चेहरा, वास्तविक चेहरा है वो हमारे सामने नजर आ रहा है जिसको इन्होंने अब तक ढक रखा था और ये किसी भी प्रकार से सभ्य जाति नहीं है और किसी भी प्रकार से भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए भारत प्रशासन नहीं कर रहे, बल्कि भारत के आर्थिक संसाधनों का शोषण और दोहन है वो किया जा रहा है। और इसी समय अगर लॉर्ड लिट्टन के एक और मैं दमनकारी कानून की बात करूं तो वस्त्र पर जो आयात कर जो लगता था ताकि जो उस आयात कर को हटाने को लेकर के विवाद हो गया। लॉर्ड लिट्टन पर जो वहाँ के मैनचेस्टर के जो कारखानों के मालिक थे, उद्योगपति थे, उन्होंने कहा कि भारत में जो हम जो वस्त्र बेचते हैं उस पर जो आयात कर लगता है वो 5% का ही मुद्दा था कि उसको भी हटा दिया जाए, जबकि 5% का जो आयात कर है वो भारतीय कुछ स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए लगाया जाता था। लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पर भी गोरी हुकूमत थी और गोरे लोगों के द्वारा ये मांग की गई थी कि भाई इस वस्त्रों पर जो 5% का जो आयात कर लगाया गया है भारत में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उसको हटा दिया जाए, ताकि ब्रिटेन के जो मैनचेस्टर के कारखानों में बने हुए जो कपड़े हैं वो बगैर किसी रोक टोक के भारत के बाजार में आसानी से बेचे जा सके। और उनकी इस मांग को स्वीकार भी कर लिया गया। इसके भारत के राष्ट्रवादियों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय है, एक तरफा जो व्यापारिक नीति है उसको हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। खैर एक सामूहिक प्रतिरोध तो जैसी कोई बात नहीं थी उस समय, राष्ट्रीय चेतना जैसी कोई बात नहीं थी, कि शब्दों और बयानबाजी से हमने उस चीज का विरोध किया और उसका लॉर्ड लिट्टन जैसे प्रतिक्रियावादी और दमनकारी और जातीय अहंकार से ग्रस्त वायसराय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो बाद में लॉर्ड लिट्टन के समय में एक और चीज आती है, उसे कहते हैं इल्बर्ट विवाद। लॉर्ड लिट्टन है वो प्रकृति में एक उदारवादी प्रकृति का वायसराय था और उसने जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को आते ही समाप्त किया। उसने देखा कि इसके कारण से भारतीयों में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश प्रशासन के प्रति असंतोष पैदा हो गया। और लॉर्ड लिट्टन जो थोड़ा सा वो बड़ा उदार भी माना जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी था। लॉर्ड लिट्टन ने यह कहा कि भारतीयों को भी धीरे धीरे प्रशासन के विभिन्न भागों में है वो समाहित किया जाना चाहिए, भारतीयों के साथ समानता का बर्ताव करना चाहिए। तो इल्बर्ट विवाद है वो 1883 ईस्वी में आया। इसमें कुछ नहीं, लॉर्ड इल्बर्ट ने सिर्फ इतना ही किया था कि जो न्यायिक मामलों में ब्रिटेन के अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई भी भारतीय जज कर सकते थे। इसको लेकर के अंग्रेज के जो अधिकारी थे और अंग्रेज लॉबी ने जबरदस्त विरोध किया और इल्बर्ट विवाद में जो रिपन ने एक पहल की थी कि भारतीयों के साथ एक समानता के स्तर पर व्यवहार किया जाए, उस इल्बर्ट विवाद से रिपन को पीछे हटना पड़ा और अंग्रेजों ने सामूहिक एकता के आधार पर भारतीय लोग हैं अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई करें, इस बात को उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज करवा दिया। और अंग्रेज ऐसा करने में इसलिए सफल हो गए क्योंकि यहाँ पर भी जो नियम कायदे बनाने वाले थे
वो भी अंग्रेज थे और अंग्रेजों के हितों के लिए भारत की सरकार संचालित की जा रही थी। हालांकि लॉर्ड रिपन ने एक प्रयास किया था, लेकिन लॉर्ड रिपन भी क्या करे, लॉर्ड रिपन के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारा दबाव था। तो इसके ये जैसे विवाद है, इन्होंने एक तरह से इस तरह का माहौल बना दिया था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ है वो तरह तरह के असंतोष के स्वर है वो उत्पन्न हो गए थे। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 28 दिसंबर 1885 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्थापना के प्रारंभिक दिनों से ही ये मांग की थी कि भाई जो विधान परिषदों में जो भारतीय लोगों की भागीदारी की जाए और विधान परिषदों में ज़्यादा से ज़्यादा गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाए और विधान परिषदों को वास्तविक विधान परिषद के रूप में काम करने वाली संस्था के रूप में अधिकार दिए जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरुआत से इस बात की अपील की थी अपनी स्थापना के प्रारंभिक अधिवेशन से। शुरुआत में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन है वो भारत के वायसराय थे और लॉर्ड डफरिन उनका भी समर्थन शुरुआत में कांग्रेस को प्राप्त था। लेकिन जैसे लॉर्ड डफरिन को यह लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के लोगों की राष्ट्रवादी भावना का प्रतिनिधित्व कर रही है, भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण कर रही है, ब्रिटिश शासन की नीतियों को एक एक करके उजागर कर रही है, बाद में लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना समर्थन और अपना सहयोग है वो खींच लिया। लेकिन लॉर्ड डफरिन है वो तात्कालिक स्थितियों को समझने वाला एक, हम कह सकते हैं कि एक दूरदर्शी वायसराय था और उसने इस चीज़ को समझ लिया था कि ये विभिन्न प्रकार के जो घटनाक्रम हुए हैं, चाहे अंग्रेजी शिक्षा के स्तर पर भारतीयों के बीच में जो बढ़ती हुई एकता है, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ है, इल्बर्ट विवाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, तो ये बहुत सारी चीज़ों से भारत के जो राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं में और भारत के लोगों में अंदर ही अंदर से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक असंतोष और क्षोभ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो लॉर्ड डफरिन ने इन मामलों पर पूरी पैनी नज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि किसी तरह से हमें भारतीयों के जो ये राजनीतिक असंतोष है वो ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासन के प्रति पैदा हो गया, उस असंतोष को हमें कम करना है। तो लॉर्ड डफरिन ने इसी वास्तविकता का आकलन करते हुए उन्होंने अपनी एक कमेटी गठित की अपने स्तर पर। उन्होंने कहा उस कमेटी से कि भाई भारतीयों में जो राजनीतिक असंतोष पैदा हो रहा है, विभिन्न प्रकार के कुछ दमनकारी कानून जो लागू किए गए हैं, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने तो ऊपर से तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये कहा कि ये अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, इसके बातों से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वास्तविकता में लॉर्ड डफरिन को इस बात का एहसास हो गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रवाद की सच्ची प्रतिनिधि संस्था है और धीरे धीरे जिस गति से आगे बढ़ रही है, जिस तरह की इसकी मांगें उठाई जा रही है, उन मांगों से एक न एक दिन ब्रिटिश जो साम्राज्य के लिए भारत है एक चुनौती के रूप में उभर कर पेश कर सकता है। तो लॉर्ड डफरिन भले ही सार्वजनिक तौर पर वो कुछ भी कहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन उसको इन बातों की सच्चाई का पता चल गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना का कार्य कर रही है। इसलिए भारतीय जनता में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो राजनीतिक असंतोष पैदा हो गया है, उस राजनीतिक असंतोष को किस प्रकार से सम्मिलित किया जाए, इसी बातों पर विचार करने के लिए कि क्या अगले चरण के संवैधानिक सुधार की आवश्यकता है, जैसा कि कांग्रेस मांग कर रही थी। कांग्रेस की मांग यही थी कि भाई जो विधान परिषदों को जिस तरह से आपने खड़ा किया है, उन विधान परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की भागीदारी दो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय जो भी शामिल किए जाए उनमें भी गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और विधान परिषदों को कम से कम इतने तो अधिकार दे दो कि ताकि वो वास्तविक विधान परिषद है वो बन पाए। तो लॉर्ड डफरिन ने इन्हीं बातों पर विचार विमर्श करने के लिए अपने स्तर पर एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने सुझाव दिए और उस कमेटी के सुझावों के आधार पर लॉर्ड डफरिन ने ये अपनी टिप्पणी सहित उन सुधारों को और सुझावों के साथ वो अपनी गृह सरकार को भेज दिया कि भारत में इस प्रकार के सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। तो लॉर्ड डफरिन ने 1892 ईस्वी के अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया था, अपनी एक कमेटी के माध्यम से किया था और उसको ये भी पता लग गया था कि इस तरह के सुधारों की आवश्यकता क्यों है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 1892 ईस्वी के अधिनियम के मूल तत्व पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, डफरिन कमेटी के सुझावों के आधार पर 1890 ईस्वी में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने धीरे धीरे उस प्रक्रिया पर आगे बढ़ना शुरू किया और एक धीमी प्रक्रिया से गुजरते हुए 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में भारत के संदर्भ में एक नए प्रकार के संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा है वो प्रस्तुत की गई। अब हम ये देख लेते हैं कि 1892 ईस्वी के अधिनियम में जो वास्तव में ब्रिटिश हुकूमत है, क्या वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने जा रही थी इस अधिनियम के माध्यम से या कुछ और था। अगर इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो अधिनियम में केवल भारतीय विधान परिषद की शक्तियों, कार्य और रचना की बात की गई। भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन का जो ढांचा था, जो संरचना था, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई।
न शक्ति संबंधों में कोई परिवर्तन की बात है इस अधिनियम में की गई। सिर्फ इतना ही कहा गया इस अधिनियम में कि हम विधान परिषदों में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ भारतीयों को उसमें शामिल करने जा रहे हैं और विधान परिषदों में कुछ कार्य करने के लिए हमारी तरफ से कुछ हम उदारवादी प्रावधान है वो करने जा रहे हैं। तो किसी भी हालात में भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 ईस्वी के 1892 ईस्वी में लागू किया गया, उससे ब्रिटिश जो प्रशासन का जो भारत में जो स्वरूप था उसकी वास्तविक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ, वायसराय की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ दिखावे के लिए भारतीय विधान परिषद की शक्तियों, कार्य और रचना की पर ही फोकस किया गया, उसी में कुछ बदलाव की बात है वो कही गई। और जो बदलावों की बात थी, जो मेन बात थी वो यही थी कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1861 ईस्वी के अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या के रूप में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12, और इसी में बस अब 4 जैसे कि अंक का इजाफा किया गया कि अब अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ा करके 10 और 10 से बढ़ा करके 12 से बढ़ा करके 16 की गई। इसी प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में 8 से 20 तक की वृद्धि की गई। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मांग थी कि इन अतिरिक्त सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रहे, उस मांग को इस अधिनियम में स्वीकार नहीं किया गया। तो परिषदों में सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत ने यही चाहा कि ये किसी भी प्रकार से ब्रिटिश शासन के लिए, ब्रिटेन के भारत में प्रशासन के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं बननी चाहिए। इसी प्रकार के सुधार हम लेकर के आए। तो देखिए, परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की बात थी, कुछ गैर सरकारी सदस्यों को लेने की बात थी, लेकिन जो ब्रिटिश संसद ने इस बात का ख्याल रखा कि भारत में शक्ति संरचना में, शासन की व्यवस्था में कोई वास्तविक बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत में ब्रिटिश शासन है वो लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकता। इसलिए परिषदों में सरकारी सदस्यों का बहुमत रहा। और मैं कहूं कि केंद्रीय विधान परिषद की बात करूं तो 24 में से 5 ही गैर सरकारी सदस्य थे। किसी भी हालात में वो गैर सरकारी सदस्यों को उसमें शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे, और ऐसे गैर सरकारी सदस्यों को जो कि भारतीय जनता की मांगों का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रिटिश शासन के लिए एक चुनौती पेश करें। और इस अधिनियम की एक और बात, हम इसे उसकी उपलब्धि भी कह सकते हैं, हालांकि दिखाने के लिए थी लेकिन फिर भी एक दिशा में प्रयास किया गया। वो ये था कि कुछ नगर पालिका, जिला बोर्ड और व्यापार बोर्डों के माध्यम से कुछ सदस्यों को चुनकर भेजे जाने की बात थी, यानी कुछ सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने की बात थी। तो हम इसे अस्पष्ट रूप से निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। हालांकि 1892 ईस्वी के अधिनियम में मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि निर्वाचन जैसी किसी शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन ये कहा गया था कि निचले स्तर पर नगर पालिका, जिला बोर्ड और व्यापार बोर्डों के माध्यम से कुछ नाम है वो प्रस्तावित किए जाएंगे, और बाद में प्रांतों के संदर्भ में गवर्नर और केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में जो वायसराय है उसके द्वारा उन नामों पर सहमति दी जाएगी, और वो लोग हैं वो विधान परिषदों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक सदस्य के रूप में। लेकिन ये निचले स्तर पर जैसे भी हो, इसने चाहे दबे स्वर में हो चाहे स्पष्ट रूप से नहीं हो, तो इसने एक निर्वाचन की बात कही थी। हालांकि निर्वाचन शब्द का स्पष्ट जिक्र है उस अधिनियम में नहीं कहा गया था। इसके अलावा कुछ परिषदों को राइट दिए गए, क्योंकि 1861 के अधिनियम में तो सिर्फ हाथ खड़ा करके हाँ या ना में जवाब देना होता था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग की कि यह परिषद इस प्रकार की नपुंसक है, ऐसी परिषदों को स्थापित करने से क्या फायदा। तो उस समय भारतीयों में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था। भारतीयों के राजनीतिक असंतोष की जो भाप है इन परिषदों के माध्यम से लगातार निष्कासित होती रहे, और भारतीयों के असंतोष को भारत में असंतोष को जो नेतृत्व करने वाले जो राष्ट्रवादी नेता है वो उनको परिषदों में शामिल करके उनके असंतोष को शांत किया जा सके, ऐसी कुछ बातें भी इसमें की गई। और इसमें कहा गया कि भाई परिषद में जो सदस्य है उनको बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार है वो नहीं दिया गया। परिषद में सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, और मैं कहूं कि उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद में वो अनुपूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे। ना बजट पर उनको वोटिंग का हक दिया गया, ना बजट पर संशोधन प्रस्ताव पेश करने का उनको हक दिया गया। हम ये कहें कि परिषदों को केवल दिखाव के लिए स्थापित किया गया। हाँ, एक अच्छी बात ये कही गई कि बजट के विभिन्न मुद्दों पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन क्वेश्चन आने के बाद में अनुपूरक जो प्रश्न है वो परिषद का कोई भी सदस्य है वो नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार के ये प्रावधान किए गए, लेकिन ये प्रावधान है
उन्होंने सिर्फ विधान परिषदों की संरचना में कुछ परिवर्तन किए, और वो संरचना में भी कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं, उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत है वो बना रहा। स्वाभाविक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और भारत के तत्कालीन राष्ट्रवादियों की ये आशाओं के और अपेक्षाओं के अनुरूप है, ये 1892 ईस्वी का अधिनियम नहीं था। उसी तरह की प्रतिक्रिया भारतीयों की तरफ से देखने को मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने जब 1892 ईस्वी के सुधार अधिनियम पेश किए गए तो उनमें बड़ी निराशा उत्पन्न हुई, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था कि विधान परिषदों को वास्तविक विधान परिषद के रूप में तब्दील किया जाए और इसमें से ज़्यादा भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाए। भारत जैसे विशाल देश की आबादी के संदर्भ में केवल विधान परिषदों की संख्या में 4 अंक की वृद्धि अपने आप में भारतीयों की मांगों का एक मजाक उड़ाना था, और ऐसा किया भी गया। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत है वो वास्तविक रूप से भारत को कोई संवैधानिक या वैधानिक अधिकार देने की नहीं सोच रही थी, वो तो सिर्फ है भारत में जो जबरदस्त असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस पर एक तरह से ठंडे छींटे मारने का एक प्रयास था, ताकि वो जो इनकी हीट है उसको एक स्थान पर ला करके आसानी से उसका समाधान किया जा सके, उसको सम्मिलित किया जा सके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निराशा उत्पन्न हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि जब तक भारतीयों को इन परिषदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब तक भारतीय लोग हैं वो किसी भी प्रकार के कर नहीं देंगे। तो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय लोगों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बढ़ाने की बात थी, लेकिन उसमें सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रखा गया। निर्वाचन को व्यापक अर्थों में अपनाने की बात थी, लेकिन निर्वाचन को भी केवल कुछ जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं के माध्यम से कुछ नाम प्रस्तावित करने का के रूप में पेश किया गया, और उन प्रस्तावित नामों पर ये गवर्नर जनरल और गवर्नर को ये राइट था कि वो नामों को स्वीकार भी कर सकते थे और नामों को अस्वीकार भी कर सकते थे। हालांकि उन्होंने सामान्यतः उन जो नाम प्रस्तावित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो भारतीयों के नाम प्रस्तावित किए गए, उन गैर सरकारी सदस्यों के भारतीय नामों को उन गवर्नर जनरल और संबंधित प्रांत के जो गवर्नर है उसने अपनी अनुमति दे दी। ऐसा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर प्रतिक्रिया में देखिए, भारतीयों ने भले ही 1892 ईस्वी के अधिनियम के प्रति असंतोष जाहिर किया गया हो, इनको अपर्याप्त बताया गया हो या केवल लीपापोती बताया गया हो, लेकिन कुछ भारतीयों ने भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1892 के तहत कुछ प्रांतीय विधान परिषद में और केंद्रीय विधान परिषद में शिरकत करने का उनको मौका मिला, और उन्होंने सरकार की एक एक नीति की कलई खोल करके रखने का काम किया। और इससे भी और उन्होंने उनको जो भी मौका मिला, अगर मैं बात करूं कि जैसे बंबई विधान परिषद से जैसे बाल गंगाधर तिलक गए, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता गए, बंगाल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार बनर्जी है, और लाल मोहन घोष, आनंद मोहन बोस है, मद्रास से पी शंकर चार्लू है और पी आनंद चार्लू है, शंकर नायर है, और इसी प्रकार से संयुक्त प्रांत से है मदन मोहन मालवीय जैसे लोग हैं, वो प्रांतीय विधान परिषदों में शामिल हुए और उन्होंने वहां पर उनको जो भी मौका मिला, जितने भी अधिकार विधान परिषदों को दिए गए थे उनके माध्यम से ब्रिटिश शासन की आशाओं और अपेक्षाओं के विपरीत जाकर के उन्होंने नौकरशाही पर करारे व्यंग किए, और कोई भी सुधार से संबंधित जब योजना प्रस्तावित करती भारत का जो ब्रिटिश प्रशासन, तो उस पर बड़ी तीखी और गर्मा गर्म बहस है इन सदस्यों के द्वारा की गई। इन सदस्यों ने यह दिखा दिया कि 1892 के परिषद अधिनियम में भले ही इन परिषदों को कोई अधिकार नहीं दिए गए, लेकिन हम भारतीयों की मांगों की आवाज बुलंद करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जब नौकरशाही पर तीखे व्यंग करते थे, बजट के प्रस्तावों पर जब वो बहस करते थे, तो नौकरशाही और ब्रिटिश शासन के लिए वो बेचैनी पैदा करने वाली होती थी उनकी बहसें, और वो अक्सर समाचार पत्रों में प्रकाशित होती थी। और उन्होंने ये दिखा दिया कि भारतीय लोगों में राजनीतिक रूप से अपना नेतृत्व संभालने की संभावना में कहीं कोई कमी नहीं है, और उन्होंने एक एक करके ब्रिटिश शासन के नैतिकता के दावों को तार तार कर दिया, उनकी परतें उधेड़ करके रख दी। तो इस अधिनियम के अगर मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो जितने भी अधिकार थे, हालांकि वास्तविक रूप से 1892 ईस्वी की परिषदों में जो सुधार किए गए वो उतने सुधार नहीं थे जितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी, और इतने सुधार की हम अपेक्षा कर भी नहीं सकते थे उस ब्रिटिश हुकूमत से, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत अगर भारतीयों की मांगों को मानती तो धीरे धीरे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि भारत में राष्ट्रवाद पनपे या भारतीयों की मांगों को तवज्जो दी जाए। अगर भारतीयों की मांगों को तवज्जो देने लगेंगे तो भारत में से तुरंत ही ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, और ब्रिटेन अपने इस महत्वपूर्ण उपनिवेश है उसको खोना नहीं चाहता था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोगों ने, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, लाल मोहन घोष जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को जब परिषदों में प्रवेश करने का मौका मिला, उन्होंने उसका बखूबी फायदा उठाया। परिषदों का राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया।
1892 ईस्वी के परिषद का अधिनियम वो भी अपर्याप्त असंतोषजनक था। और बाद में 1892 से 1909 ईस्वी के बीच में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम चला, उसने एक नए प्रकार के सुधारों की आवश्यकता उत्पन्न की, और जिसे हम बाद में अगले व्याख्यान में देखेंगे कि वो 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम था। अब अगर हम बात करें कि इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं, तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न में यहाँ से जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो अक्सर ये है कि 1892 ईस्वी की परिषद अधिनियम जो लाने की आवश्यकता है वो क्यों पड़ी। वहाँ पर लॉर्ड लिट्टन की नीतियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं कि जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया, इल्बर्ट विवाद क्या था, भारतीय शस्त्र अधिनियम क्या था, और जो 1892 ईस्वी के अधिनियम का ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया। ओरिजिनली वो लॉर्ड डफरिन ने कमेटी के सुझाव के आधार पर तैयार किया, बाद में अपनी सिफारिशों के साथ वहां पर भेज दिया। अब जो यहाँ पर यूपीएससी जैसी एग्जाम में, नेट की एग्जाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि 1892 की परिषद के अधिनियमों में कौन कौन से सुधार प्रस्तावित किए गए। यहाँ पर बजट पर देखो बहस करने के अधिकार की बात कही गई, यहाँ पर वो प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन अनुपूरक प्रश्न वो नहीं पूछ सकते। बजट पे संशोधन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं थी, बजट पर वोटिंग राइट है वो उनको अभी नहीं मिला था। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत है वो नहीं रखा गया, सरकारी सदस्यों का ही बहुमत भी रहा। और जो ये विधान परिषद की जो बैठकें हैं वो नाम मात्र के लिए विधान परिषदें गठित की गई। अगर हम औसत एवरेज की बात करें तो 1892 से 1909 ईस्वी तक यानी साल में सिर्फ 13 दिन के एवरेज के हिसाब से ये विधान परिषद की बैठकें हैं वो संचालित होती रही। लेकिन इन बैठकों का भी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। फिरोज शाह मेहता नौकरशाही की कमियों को उजागर करने के अपने भाषणों के लिए जाने जाते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले अपने बजट भाषणों के लिए विख्यात थे। तो इससे इस प्रकार के क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही और कौन कौन से लोग हैं, किस किस प्रांत से विधान परिषदों में उन्होंने शिरकत की, उन्होंने विधान परिषदों का किन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया, क्या उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों का वहां पर जाकर समर्थन किया या भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने का कार्य किया। तो इन बातों से संबंधित बड़े अच्छे प्रश्न हैं इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप सीधा मेरे से यू मे कॉन्टैक्ट मी। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान है वो यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ, जिस व्याख्यान में हम 1909 ईस्वी के हम मोरल मिंटो सुधारों की बात करेंगे, 1909 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम की बात करेंगे, उसको लेकर के मैं एक नए व्याख्यान के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद।